ऑल राइट दोस्तों, ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, ये बड़ा यूनिक टॉपिक होने वाला है भैया। यूनिक किस लिए? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी लगेगा और थोड़ा सा इजी भी लगेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी लगेगा, थोड़ा सा इजी लगेगा और बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को यूनिक टॉपिक बोलता हूँ, कैपिटल बजटिंग। पहले के टाइम में अगर मैं बात करता ना, तो इस टॉपिक को इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोला जाता था। नाम बदल गया, काम एक ही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर मैं फाइनेंस पर्पज से बात करूं तो आपका जो है दो काम होता है। एक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। सिर्फ दो ही काम है जहां पर आपको डिसीजन लेना है। पहला डिसीजन क्या है? कहां से फंड लेके आए, कहां पर हम लोग उसको यूटिलाइज करें। भैया इसके अलावा भी तो है ना, जैसे डिसीजन मेकिंग, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड दे कि ना दे। चलो वो एंसिलरी बात हो गई, लेकिन मैं एकदम मोटा मोटी अगर बताऊं तो दो ही चीज हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सेकेंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो यहां पर आपका क्या आता है, लाइक आप जब प्रोक्योर करते हो तो कॉस्ट देखते हो, जो कि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। लेकिन आज जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड देखेंगे। याद रखना गाइस, जिस तरह से आप जब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के बारे में सोचते हो, तो उस समय आप जो है फंड जब लेके आते हो किसी से, तो उस समय आपको एक कॉस्ट पे करना होता है। उस कॉस्ट को जो है आप हमेशा सोचोगे कि यार वो मिनिमम हो। एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आप क्या सोचोगे? हमारा कॉस्ट क्या हो? मिनिमम से मिनिमम हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड आप हमेशा सोचोगे कि भाई अपने को जो रिटर्न मिले ना, वो सबसे ज्यादा मिले, मार्केट प्राइस से सबसे ज्यादा अपने को रिटर्न मिले। सोचोगे कि नहीं, बताओ मेरे को। बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है भैया। कॉस्ट लेके आएंगे, अगर मान लो कि लेके आ रहे फंड, तो अपने से चार्ज करेगा कॉस्ट। हम लोग सोचेंगे कॉस्ट कम ले। लेकिन हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे? हमारा इन्वेस्टमेंट, हमको जो रिटर्न मिले वो सबसे ज्यादा मिले। बस पूरा जो फाइनेंस है ना, इसी सिद्धांत पे टिका हुआ है। पूरा फाइनेंस जो है इसी प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। तो यहां पर भी सेम बात बोलता है, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। चलिए मैं कुछ कुछ बात मैं बताता हूं आपको, उसके बाद हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर, सो एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। से एग्जांपल मैं आपको अगर बोलूं कि सर, मैं अगर आपको बोलूं कि सर, मैं आपको 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। आपको कितना लाख रुपए इन्वेस्ट करना है? 5 लाख रुपीज। और मैं आपको 2 साल के बाद जाके 5 लाख, ठीक है, 10,000 रुपीज पे कर दूंगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना? एंड ठीक है, आफ्टर 2 ईयर आपको 5,10,000 रुपीज मैं पे करूंगा। तो 2 साल का उसका कमाई कितना हुआ? 10,000। 2 साल का उसका अर्निंग यानी ROI जो मैं बोल दूं वो कितना है? 10,000। अब जब बहुत बेसिक सा नॉलेज मैं तुमको देता हूं, हमेशा याद रखना। इसी चीज को मैं एक्सपैंड करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं पूरा ठीक है, एक बेसिक सा नॉलेज देता हूँ। महंगाई जितना बढ़ता है, अगर आपका इनकम भी उसको उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो बेस्ट है। से एग्जांपल, महंगाई बढ़ रहा है आपका 2% से, लेकिन आपका इनकम बढ़ रहा है सिर्फ 1% से, तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। से एग्जांपल, आज आप 2,000 रुपया खर्चा कर रहे हो, कल अगर आप 4,000 रुपया खर्चा कर रहे हो। लेकिन अगर आज अगर आपका इनकम 3,000 रुपया था और कल आपका इनकम सिर्फ 3,500 रुपया है, तब बहुत प्रॉब्लम होगा। मेरा बात समझ में आया? बहुत प्रॉब्लम होगा। 500 रुपया से आप हमेशा डेट में रहोगे। 500 रुपया से आप हमेशा डेट में रहोगे। तो प्रॉब्लम इज वेरी क्लियर गाइस, कि आपका जो इनकम जो आप पा रहे हो, ये डिपेंड करता है कि वहां का महंगाई कैसा है। इन्फ्लेशन रेट क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझो। इन्फ्लेशन रेट क्या है? जो आपका इन्फ्लेशन रेट है उसी के हिसाब से आप जो है इनकम अर्न करोगे। मेरा बात समझा?
अगर इन्फ्लेशन रेट मार्केट में हाई है तो आप हाई डिमांड करोगे, यस गाइस, और अगर इन्फ्लेशन रेट लो है तो आप लो डिमांड करोगे। इस पूरे चैप्टर का फंडा यही है, अपने को इन्फ्लेशन रेट समझना होगा। मेरा बात समझ में आया? वेरी गुड। सो गाइस ये था पूरा का पूरा फंडा। भैया आपका बोलने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो बड़ा सिंपल सा बात बोल सकता हूं। कभी भी अगर आप रिटर्न को अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि यार देखो 5,10,000 रुपीज आपके लिए, आप देख रहे हो कि यार 5 लाख की जगह 5,10,000 आपको मिल गया है, तो ये वाला अपॉर्चुनिटी मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप कैसे सोचोगे? आप ऐसे सोचोगे कि हमारा मार्केट का, ऐसे बोलो, हमारा मार्केट का जो एक्सपेंसेस है वो अगर 3% का है, और अगर मैं इनकम अगर कमा रहा हूं 4% का या 5 या ऊपर कुछ भी, ठीक है, तो उस केस में मेरा क्या होगा? बोलो 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 बेटा। उस केस में मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो आप ये 10,000 ले लो, और अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो 10,000 मत लो। मतलब ये वाला जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है ना, इसको ऑप्ट मत करो, कैंसिल करो। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। मेरा बात समझ में आया आप लोगों को? सर अब ये चीज कैसे समझेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीवीएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने ये जो आपको लेमैन लैंग्वेज में बताया ना, इसी चीज को इन लोगों ने थोड़ा सा सजा के आपके प्लेट में दे दिया गया। क्या है जरा समझो। हर एक अमाउंट का एक जो है वैल्यू होता है, एक टाइम वैल्यू होता है। से एग्जांपल, अगर आप आज 10,000 रुपया अगर आपके पास है तो उससे आप माइट बी पॉसिबल एक पर्टिकुलर फोन खरीद पाओगे। लेकिन अगर मान लो कि अगर आप 15 साल के बाद अगर उस 10,000 को लेके जाके वो फोन खरीदना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आपको 20,000 रुपया पे करना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर फोन को खरीदने के लिए। सर वो डेप्रिसिएशन, भाई उतना ज्ञान मेरे को मत दो, उतना ज्ञान मेरे को मत दो। जस्ट मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल फ्लो फ्लो में निकला है, बस समझ जाओ, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर मैटर होता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे समय बीतते रहता है महंगाई बढ़ती रहती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है उसके हिसाब से हमको अर्निंग करना पड़ता है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपके पास यही ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे कि 3-4 आपको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को से एग्जांपल 5 लाख लगाना है मेरे को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 5 लाख रुपए लगाना है। एक जन मेरे को, और सब 2 साल के बाद मेरे को रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है? एक जन मेरे को 5,10,000 रुपया दे रहा है, एक जन मेरे को 5,15,000 रुपया दे रहा है, एक जन मेरे को 5,20,000 दे रहा है। कौन सा अच्छा होगा भैया? 5,20,000 बेस्ट रहेगा ना। देखो ये आपने अमाउंट के टर्म में देखा, लेकिन मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट आपको डिमांड करता है तो ऑन एन एवरेज आपका कम से कम 5,50,000 होना चाहिए 2 साल में, तो जाके आप सरवाइव कर पाओगे। मैं जस्ट एक हाइपोथेटिक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप कितना कमा रहे हो? 5,20,000। इसका मतलब अभी भी आप जो है प्रोजेक्ट को ठीक तरीके से ऑप्ट नहीं किया। भैया ऑप्शन तो उतना ही था ना, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी आएंगे। तो आपको पहले ये समझना होगा ये 5,50,000 का जो फिगर है ना वो मैंने निकाला कैसे, ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज में इतना रुपए कम से कम ऑन एन एवरेज लगना ही चाहिए, ऑन एन एवरेज मेरे को मिलना ही चाहिए। ये 5,50,000 मैंने तो आपको तो ऐसे एग्जाम्पल से दे दिया, लेकिन आपको ये निकालने का एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए। ये है मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पूरा समरी। इसमें आपको पूरा यही चीज अपने को सिखाना पड़ेगा आपको। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं मानते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है, तो वो ओल्ड स्कूल के हैं। वो क्या है? ओल्ड स्कूल के हैं। आज के डेट में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे को तू 2 लाख रुपया दे, मैं तेरे को
2,05,000 रुपया दूंगा 2 साल के बाद। आप बोलोगे सर महंगाई देखिए, 2 साल में मैं सिर्फ 5,000 रुपया कमाऊंगा अपने पैसे सर। अरे उसको अगर मैं वहां इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे को 15% से 20% मिलता। आप देखो 5,000 दे रहे हो, हम बोले कि भाई हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं रख कंसिडर करते, ले लेना चलना हटाना। तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं चलता है। आप बोलोगे ना मेरे को नहीं सर ऐसा नहीं चलता है। तो यस गाइस, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपका जो फाइनेंस है, ये आपका ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ टीवीएम, इसी के ऊपर जो है बेस बनाता है, ये बिल्ड करता है बेस आपका। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे यहाँ पर दो तरीके के कॉन्सेप्ट है। एक जिसमें हम लोग कंसीडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसको बोलते हैं वो मैंने बता दिया। निकालना कैसा है अपने लोग अभी जान जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नॉट कंसिडर्ड टीवीएम। एक है जो कॉन्सेप्ट आपका टीवीएम को कवर करता है, दूसरा कवर नहीं करता है। अब प्लीज नाम पहले लिख लो, उसके बाद एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट में क्या है किस तरह से करते हैं वो हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला तो मैं बोल सकता हूं आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा दूसरा क्या है बोलो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दूसरा क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये भी एक तरीका है। तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा क्या है सुपर इंपॉर्टेंट, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर इज व्हाट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट मेरा क्या आता है, डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिस्काउंटेड पेबैक। अब ये नॉन का कंसीडर जो टीवीएम है ना, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। पे बैक। दूसरा एवरेज, जिसको मैं एआरआर प्यार से बोलूंगा, और इसका फुल फॉर्म मैं बोलूंगा एवरेज अकाउंटिंग, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज बोलो या फिर अकाउंटिंग बोलो, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं तो जाके आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं, हेडिंग दो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी। एक्चुअली क्या होता है एनपीवी, जरा समझो ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो दो रेट मैं आपको आज समझाने वाला हूं, टू रेट्स। आप प्लीज इस दो रेट को हमेशा याद रखना। पहला मैं बोलूंगा आपको डिस्काउंटिंग रेट, एंड दूसरा मैं आपको बोलूंगा क्या, कंपाउंडिंग रेट। अब ध्यान से समझना, होप सो आपके पास ये कैलकुलेटर होगा, होप सो आपके पास ये कैलकुलेटर होगा। नहीं है तो थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन होप सो आपके पास होगा। मैं एक काम करता हूं, अपना
कैमरा ऑन कर लेता हूं, तो जाके आप ये पर्टिकुलर चीज को मैं आपको दिखा पाऊंगा। सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज को समझो, इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है और आपके लिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो ध्यान से देखना, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको, तो आप स्क्रीन पे प्लीज देखते रहना, फोकस करना। अगर मैं आपको बोलूं कि 10% का मेरा, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट को मैं पीवी फैक्टर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोल सकता हूं। एक्चुअली डिस्काउंटिंग रेट का मतलब क्या हो गया? से एग्जांपल, आज जो है वो मेरा पास 10 रुपए का वैल्यू है कोई भी चीज। अगर मान लो कि आज मेरे पास 10 रुपए का वैल्यू है, चलो मैं 1 रुपया का वैल्यू के हिसाब से समझता हूँ। से एग्जांपल, अभी अगर मेरे पास वो 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया है, तो कल क्या उस 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया होगा? आंसर इज नहीं, थोड़ा सा तो कमी आएगा सर। यस। तो कितना कमी आएगा, वही चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 10% का हमारा यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट है, ठीक है? हमारा यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट क्या है? 10%। तो मैं क्या लिखूंगा? 1.1। सर 1.1 कैसे लिख दिया? 10, ठीक है, 10। अच्छा मैं बताऊंगा 1.1 कैसे लिखा। आप अभी ये समझो कि 10% का डिस्काउंटिंग रेट है। मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, इसको डिवाइड करूंगा एक। अगर मैं 1 साल के बाद, 1 मिनट, अगर मैं 1 साल के बाद अगर देखता हूं, 1 साल के बाद, तो उस 1 रुपए का वैल्यू जो है वो 0.909 हो गया। फिर एक बार इक्वल टू करूंगा प्रेस। सेकेंड ईयर में जब देखता हूं तो उस 1 रुपए का वैल्यू जो है 0.826 हो गया है। फिर जब मैं एक बार इक्वल टू प्रेस करूंगा, थर्ड ईयर जो है वो 0.751 हो गया है। फिर एक बार देखो, इसके बाद आपका जो है 0.6830 हो गया है। सो सर बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब है हर एक साल उस 1 रुपए का वैल्यू जो है वो गिर रहा है। और यही तो होता है एक्चुअली में, रियली में तो यही होता है। कोई भी पर्टिकुलर चीज को आप 1 रुपए में आप उसको डिनोट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सर बताइए मेरे को, ये पर्टिकुलर चीज हम लोग करते कैसे? आप पहले तो ये बताइए आपका, हाँ, 1.1 आया कैसे? देखो 10% था, ठीक है, 10% मैंने डिवाइड किया 100 से। 10% है तो डिवाइड करूंगा 100 से, तो 0.1 आ गया, प्लस करूंगा 1, देखो ये 1.1 आ गया। अगर यही आपका 12 रहता, 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 करता, फिर प्लस 1 करता। अगर मान लो आपका 20 रहता, 20 डिवाइड बाई 100 करता, फिर प्लस 1 करता। तो जितना भी आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है, बस आप उसको पहले ये करो, उसके बाद आपका निकल जाएगा। से एग्जांपल में 20 का देखो, 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, तो मेरा 1.2 का आता है। अगर मैं इसको 1 साल के बाद, से एग्जांपल 1 साल के बाद ये वैल्यू उतना रहेगा क्या? नहीं, ये रह जाएगा आपका 0.833। नेक्स्ट ईयर इतना, उसके नेक्स्ट ईयर इतना, उसके नेक्स्ट ईयर इतना। हमेशा हम लोग जो है ना 4 डिजिट तक का लेते हैं, अगर आप चाहो तो 5 डिजिट का भी ले सकते हो आंसर में अपने, वो डजेंट मैटर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग निकालना। फंडा आपको समझना है, क्योंकि देखो यार, प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है ना, अगर आप फंडा नहीं समझते हो किसी पर्टिकुलर चीज का और सिर्फ रटने पे ध्यान देते हो, तो प्लीज गाइज वो यहाँ नहीं चलने वाला। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा बात समझ में आया? तो मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं, किस तरह से हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो, बोलो ना, समझ में आया? अब जैसे देखो, से एग्जांपल, अब ये कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होता है भैया, जरा समझो। एग्जांपल समझते हैं। से एग्जांपल, आपने आज 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं इसको मैं बोल रहा हूं ये कंपाउंडेड होगा एनुअली 10% के रेट से। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूं कि ये प्लस 10% जाएगा अगला साल, 110 मिलेगा।
उसके अगला साल 110 प्लस 10% जाएगा, ठीक है, 110 प्लस 10% जाएगा, 121 होगा। उसके बाद 121 प्लस 10% जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना कंपाउंडिंग, ऐसे ही तो होता है कंपाउंडिंग ना। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोल सकता हूं कि 100 रुपया है तो वन, देखो क्या मैं बोलूं, बोलो, R+1 होल डिवाइड बाय n। क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, फॉर्मूला मेरा बन गया ये वाला। यस, देखो 2 साल का अगर मैं निकालूं, मैं इस पर्टिकुलर पीरियड को अगर देखूं तो मैं कैसे निकालूंगा, 100, आर की जगह मैं 10 लिखूंगा, बाय 100 लिखूंगा, +1, और ये सेकेंड ईयर का है तो मैं यहाँ सेकेंड लिखूंगा। अब देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, इसको करो 121 आता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। सर आपका बोलने का मतलब है इसी का उल्टा कर दूंगा तो डिस्काउंटिंग हो जाएगा क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अब डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया, इसी का उल्टा कर दो, 1/r+1 लिखो, 100, 2 साल का। तो हम लोग डिस्काउंटिंग निकाल लेंगे, 2 साल में हम लोग का डिस्काउंटिंग क्या आएगा। तो 2 साल में डिस्काउंटिंग क्या आएगा जरा समझो ना। सर ये वाला चीज कैसे निकालेंगे, अरे भाई जो अभी बताया ना वही, जो अभी बताया ना वैसे ही निकालना है। कैसे, देखो 100, पहले तो 10% का निकाल लो, 1.1 होता है, ठीक है, फिर डिवाइड करो, 2 साल का, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 8.826 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना हो गया, 82 रुपीज हो गया, 82 रुपीज हो गया। अगर मैं 100 को ही अगर कंपाउंडिंग कर रहा हूं तो वो मेरा 121 हो रहा है 2 साल के बाद, और अगर मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूं तो 82 रुपीज हो जा रहा है। मेरा बात समझ में आया, 82 रुपीज हो जा रहा है। सो गाइज, आपको ये चीज समझना होगा कि कंपाउंडिंग कब करते हैं और डिस्काउंटिंग कब करते हैं। अभी मेरा जो फोकस है वो डिस्काउंटिंग पे ही है, तो मैं डिस्काउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि मेरे को पता करना है कि अगला साल या 2 साल या 5 साल के बाद जितना मेरे को पैसा मिल रहा है ना, उसका वैल्यू आज के दिन कितना है, उसका वैल्यू आज के दिन कितना है। से एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये 100 रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कहीं, ठीक है, या फिर मान लो कि मैं 2 साल के बाद से मैं ये वाला, देखो जरा समझो मेरा बात को, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर मेरे को 2 साल के बाद 100 रुपया मिल रहा है, अगर मेरे को 2 साल के बाद 100 रुपया मिल रहा है, तो उसका आज के दिन का वैल्यू कितना है। अगर 10% का मेरा इन्फ्लेशन रेट है या फिर पीवी फैक्टर है या डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो कितना है भाई, 82 रुपीज। कितना है भाई आज के दिन का मेरा वैल्यू, 82 रुपीज। मेरा बात समझ में आया बच्चा तुमको, नहीं समझ में आया? तो हम लोग इसी तरीका से हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को निकालेंगे। कंपाउंडिंग आगे अगर आएगा तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन प्लीज मेरा मानना है कि देखो मैंने दोनों एक साथ आपको करके बताया साइमल्टेनियसली, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज इस पे पहले फोकस करो, आप प्लीज पहले इस पे फोकस करो। पीवी फैक्टर बोलो, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो, क्या होता है ये पीवी फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप जो है अगर 100 रुपया आज इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, और अगर मान लो कि 2 साल, नहीं सॉरी, 2 साल के बाद अगर आपको 100 रुपया मिल रहा है, तो उसका आज का डेट का वैल्यू क्या है, दैट वाज ये 82। अगर उसका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, बोल बच्चा, वो कितना है आपका, 10%। ये कितना है आपका, बोलो, 10% है, 10%। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है?
क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? आप मेरे को बताओ पहले। समझा कि नहीं बच्चा? चलो वेरी गुड। तो सेम चीज जो है वो हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होगा। सबसे पहले आप पर्टिकुलर लिखोगे, उसके बाद आप जो है टाइम पीरियड लिखोगे, उसके बाद जो है वो आप लिखोगे पीवी फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट है, मैं एग्जांपल लेता हूं अभी के लिए 10% है। उसके बाद आप अमाउंट लिखोगे, उसके बाद आप पीवी बोलोगे, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, या फिर अगर कैश इनफ्लो नहीं बोलना है तो ऐसे बोलो पीवी फैक्टर ऑफ। एक्चुअली इसमें कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो दोनों का निकलेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कैश इनफ्लो नहीं लिख रहा हूँ। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? बोल बच्चा, तुझको मेरा बात समझ में आया? बोल बोल बोल। अब जरा समझो मेरा, अगर मान लो कि मैं कैश आउटफ्लो करता हूं आज, अगर मान लो मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं, कितना भाई? आज का दिन यानी कि आज जीरो डे है। करंट ईयर को मैं क्या, मतलब करंट पीरियड को मैं क्या बोलूंगा? जीरो पीरियड। मतलब आज ही लगा रहा हूं तो मैं जीरो बोलूंगा। कितना रुपया लगा रहा हूँ? 100 रुपया लगाऊंगा। भाई अपना उतना ही है, 100 रुपया। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट क्या है मेरा, यानी कि इंटरेस्ट रेट मैं बोल रहा हूँ। पीवी फैक्टर कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो आज देखो, आज लगाऊंगा तो आज तो मेरे को पैसा मिलेगा नहीं, यानी कि आज का डेट क्या है? 1 रुपया। ठीक है। ये रहा मेरा 100 रुपया। अब मैं सिर्फ मान लो कि मैं एक ही बार लगाया, ठीक है, मान लो कि मैं सिर्फ एक ही बार लगाया। अब मेरे को कैश इनफ्लो आ रहा है, मेरे को क्या आ रहा है? कैश इनफ्लो आ रहा है। 100 रुपया अगर मैं आज लगा रहा हूं तो से एग्जाम्पल मेरे को अगले साल कितना मिल रहा है? से एग्जाम्पल 15 रुपया। एक साल के बाद जो है वो मेरे को कितना मिल रहा है? 15 रुपया, 1 ईयर। नेक्स्ट ईयर जो है, यानी कि मेरे को सेकेंड ईयर, यानी कि मेरे को सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है? 30 रुपए। ऐसे करके मेरे को मिल रहा है। थर्ड ईयर मेरे को कितना मिल रहा है? 40 रुपए। ठीक है। फोर्थ ईयर मेरे को कितना मिल रहा है? 60 रुपए। तो मेरे को इतना रुपया मिला। ऑब्वियस सा बात है, प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगाते हैं तो धीरे धीरे करके मेरे को रिटर्न मिलते रहता है, पैसा आपको जो है रिकवर होते रहता है। तो अगर मैं पहला ईयर का बात करूं तो मेरा पहला ईयर अगर मेरे को 15 रुपया मिल रहा है, देखो अगला साल मेरे को 15 रुपया मिला, तो 15 रुपया का वैल्यू आज के डेट कितना है वो मेरे को कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि कंपैरिजन, अगर मैं 100 रुपया का और टोटल देखो, अगर मैं 100 रुपया को, ये 100 रुपया मेरा कैश आउटफ्लो है और ये मेरा कैश इनफ्लो है, टोटल कितना हुआ बताओ मेरे को? 145। मैं बोलूंगा भाई 45 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। मेरे को कितना का प्रॉफिट हुआ है पिछले 4 सालों में? 45 का। चलो एक्सेप्ट कर लो, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। जरा रुको भाई, देखते हैं। ये 45 का, ये जो तुमको 145 मिला है, ये 4 सालों में मिला है। आज की डेट इस 145 का वैल्यू कितना है? क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ते रहता है और रुपया का वैल्यू भी कम होते रहता है। तो आज के दिन इस 145 का वैल्यू कितना है मेरे को ये पता करना है। और इसीलिए हम इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, प्लीज आप ये चीज को समझो। तो चलिए करते हैं। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलो या पीवी फैक्टर बोलो, आपसे मैं पीवी फैक्टर ही बोलूंगा, ठीक है। पीवी फैक्टर बोलो, वो मैं कैसे निकालूंगा? कुछ नहीं, 10% है तो 1.1 लिखो अपने कैलकुलेटर में, डिवाइड का साइन मारो। 1.1 कैसे आया पता चला? 10/100 प्लस 1, कितना आ गया? 1.1। अब आपको कितना साल का निकालना है? फर्स्ट ईयर का निकालना है, तो डिवाइड करो, आपको अगला साल का निकल जाएगा।
0.909। एक और इक्वल टू मारो, अगले साल का फिर निकल जाएगा 0.826। एक और इक्वल टू मारो, फिर अगले साल का निकल जाएगा 0.751, 0.683। ये देखो मैंने हर साल का पीवी फैक्टर निकाल लिया है, महंगाई का रेट निकाल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो सब में से। 0.909 को आप मल्टीप्लाई करो 15 से, तो आपका आता है लगभग 13.635। इसको एम प्लस में डाल दो। 0.826 को मल्टीप्लाई करो 30 से, आपका आता है 24.78। इसको भी एम प्लस में डाल दो। 0.751 को आप मल्टीप्लाई करो 40 से, यह आपका आता है 30.04। इसको भी एम प्लस में डाल दो। 0.683 को मल्टीप्लाई करो 60 से, यह आपका आता है 40.98। इसको भी आप एम प्लस में डाल दो। अब एमआरसी जब क्लिक करोगे ना, तो आपका आंसर कितना आता है जानते हो? 109.435। 109.435, यानी कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ, अगर मान लो महंगाई 10% के रेट के हिसाब से बढ़ता है, तो आज के दिन इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 109.435 होगा। सर मेरा तो 145 निकल रहा था ना। भाई महंगाई तुमने हटाया, उसमें से नहीं हटाया ना, तो फिर हम महंगाई को हटा के बता रहे कि आपको कितना आएगा। तो अगर मैं महंगाई हटा दूं तो मेरे को 109.435 है। जरा समझो ना, 100 रुपया का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगले 4 साल में मेरे को 109 रुपया 0.435 पैसा मिलेगा। तो मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मेरे को बस। सर फायदेमंद तो है, लॉजिक तो बड़ा सिंपल सा बात बोलता है। 109.435 आपको मिल रहा है, माइनस कर दो 100 से, तो अल्टीमेटली 9.435 का तो आप प्रॉफिट में ही हो। इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये रहा आपका आंसर। सर अगर ये कैलकुलेशन में ये 109 की जगह कुछ कम आ जाता, से एग्जांपल 80 आ जाता या आपका 95 आ जाता, तो उस केस में आप क्या करते? कुछ नहीं, मैं बोलता कि भाई ये वाला ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ। 100 रुपया लगाया, आज के डेट अगर मैं इन्फ्लेशन को हटा के ही बात करता हूं, तो मेरे को अब सिर्फ 5 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 5 रुपए का तो लॉस हो रहा है। तो क्या मैं ये रखूंगा? आंसर इज बिल्कुल नहीं। आई विल नॉट ऑप्ट दिस। सर अगर इक्वल टू होता तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अगर इक्वल टू होता तो 100 रुपया आपने लगाया, 100 रुपया ही आपको रिटर्न मिल रहा है, तो क्या होता? बताइए आप मेरे को। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अगर आपने 100 रुपया लगाया, 100 रुपया ही आपको मिल रहा है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। ये आपका क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। एंड एक बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि उसका अगर वर्स्ट कंडीशन भी हो, सबसे खराब कंडीशन भी हो, तो उसको सस्टेन करना है एक्चुअली मार्केट में। तो वो कम से कम अपने ब्रेक इवन पॉइंट को मीट करे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन हो। तो ये सही है। तब भी हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को ऑप्ट कर लेंगे। बोलने का मतलब सर आपका क्या है? अगर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 से ज्यादा होगा, यानी पॉजिटिव होगा, तो आप ऑप्ट करोगे प्रोजेक्ट को। अगर मान लो एनपीवी इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपका मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों इक्वल है, यानी कि 100 = 100, तो उस केस में भी आप क्या करोगे? प्रोजेक्ट को ऑप्ट करोगे, ऑप्ट प्रोजेक्ट। लेकिन सर अगर आपका एनपीवी नेगेटिव हो गया, तो आप बोलोगे टाटा बाय बाय, नॉट ऑप्ट द प्रोजेक्ट।
उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप ऑप्ट नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप क्या नहीं करोगे, ऑप्ट नहीं करोगे। सो गाइस, ये वाला था हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन फॉर एनपीवी। अभी इसमें बहुत कुछ बताना बाकी है, जैसे कि कैश इनफ्लो में क्या क्या आता है, कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है, एबिटा क्या होता है, बहुत कुछ बताना बाकी है, बहुत कुछ। ये अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय गाइस।